ਫੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜੋਰ ਲਾਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ये आपका भविष्य है और ये मैं 22वीं सदी की धरती हूँ और ये हमारा आज है। इक्कीसवीं सदी जहाँ आप इस सुंदर दुनिया और हसीन प्रकृति के नजारे देख रही हैं और इसके एहसास के साथ सुखी जीवन बिता रही है। मेरी सदा पर होने वाला हर जैविक कार्य सूर्य की रोशनी की ऊर्जा से होता है। दिन के समय मेरी सदा सूरज की रोशनी को सोख लेती है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है, लेकिन मेरी सदा जितना सोख लेती है वो मुझ पर रह रहे जीवों के लिए जरूरी है। मेरे वायुमंडल में मौजूद वाटर वेपर्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड नेचुरल ग्रीन हाउस गैसें हैं जो एक कंबल की तरह काम करती है और सूरज से आ रही गर्मी का एक हिस्सा रोक लेती है। इन गैसों का वायुमंडल में ज्यादा होना भी नुकसानदेह है, क्योंकि इससे मेरे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। मेरे तापमान का संतुलन सूरज से आ रही गर्मी और उसे अंतरिक्ष में वापस भेजने के अनुपात पर निर्भर करता है। ग्रीन हाउस गैसें तापमान के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। वाटर वेपर्स कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड नेचुरल ग्रीन हाउस गैसें हैं जो मेरे तापमान को औसतन 15 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। मेरी सतह पर हर जगह का तापमान अलग है। जहां दक्षिण के महादेश अंटार्कटिका में तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, तो वहीं सहारा के रेगिस्तानों में ये 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। लेकिन इन सब का औसत है तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस, जो जीवों, पौधों और मुझ पर रहने वाले हर जीव के जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। सोच में पड़ गए कि ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ। दरअसल मैं दिन ब दिन पहले से ज्यादा तप रही हूँ। पिछली कुछ सदियों में मेरा तापमान बढ़ने लगा है। तकरीबन 0.4 डिग्री से लेकर 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये औसत के लिहाज से बहुत अधिक है और इसके जिम्मेदार भी आप हो, सिर्फ आप। कोयला,
पेट्रोलियम और ऐसे ही बाकी के फॉसिल फ्यूल कार्बन से भरपूर होते हैं। जब ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर हवा में आ जाते हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इससे नीला औसत तापमान बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा बदलाव भी मेरी प्रकृति को काफी बदल सकता है। जैसे तापमान में ये बदलाव पहाड़ों की बर्फ और ध्रुवों पर जमी बर्फीली परतों को पिघला देगा। ग्लेशियर पिघल जाएंगे और पीने लायक सारा पानी समुद्र में जाकर खारा हो जाएगा। इससे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा, जिससे ना जाने कितने तटीय क्षेत्र के गांव, जंगल और उनमें रहने वाले जीव जंतुओं की जान खतरे में पड़ सकती है। पिछले 50 साल में इंसानी आबादी 2 अरब से बढ़कर 6.5 अरब तक पहुंच गई है, जो मेरे लिए एक गंभीरता का विषय है। दिन प्रतिदिन शहर बस रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं और हजारों की तादाद में बढ़ती मोटर गाड़ियां। हमें ये समस्या धीमी गति से बढ़ती महसूस हो रही है, पर वास्तव में ये बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है। कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। ये बड़ी बड़ी कारखाने और उनकी ऊंची ऊंची चिमनियों से रोज निकलता काला धुआं इस बात का प्रमाण है कि ये हमारे पर्यावरण को कितनी हानि पहुंचा रही है। क्या आप जानते हो कि मुझे रात के समय जगमगाने के लिए आप कितनी बिजली का इस्तेमाल करते हो, और इस बिजली को बनाने में ना जाने कितना कोयला इस्तेमाल किया जाता है। आप जिन बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उन शहरों को बसाने और बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए ना जाने कितने ही जंगलों को काटना पड़ा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक कार 26,000 मील चलती है तो उससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, औसतन उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड एक स्वस्थ पेड़ हर साल कम करता है और हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाता है। एक स्वस्थ पेड़ हर साल औसतन 13 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड सूखता है और आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, जिसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है। अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका असर खासकर हमारे ग्लेशियर पर पड़ेगा। पूरे उत्तर भारत के मैदान को सींचकर उपजाऊ बनाने वाली गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो मध्य हिमालय का 30.2 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार 1842 से 1935 के बीच ये ग्लेशियर 7.3 मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता गया और 1985 से 2001 तक इसके कम होने की रफ्तार 23 मीटर प्रति वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय में जमा पीने वाले पानी की बड़ी मात्रा का बेकार बहता जाना। पिघलते हुए ग्लेशियर से गंगा के पानी का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे बाढ़ आने का खतरा हो सकता है और ये गंगा के तट पर रहने वाले 4 करोड़ भारतीयों के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। और वो दिन दूर नहीं जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। और अगर ऐसे ही ध्रुवों पर जमा बर्फ और ग्लेशियर पिघलते गए तो उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र के स्तर में ये वृद्धि समुद्री तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लेगी, जिससे इन इलाकों में
दुनिया भर की 30% से ज्यादा रहने वाली आबादी को खतरा है और यही खतरा हम झेल रही है। उड़ीसा में करीब 350 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर बढ़ते समुद्री जल स्तर से यहाँ के गांव समुद्र में डूब गए हैं। आने वाले कुछ सालों में भारत की आर्थिक राजधानी और आग की फिल्मी नगरी मुंबई भी खतरे में आ सकती है। अगले कुछ सालों में इसका काफी हिस्सा पानी में डूब जाने की आशंका है। मुंबई के तटीय क्षेत्र भारत की प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को संभाले हुए है। अगर पानी का बहाव ऊपर की तरफ आता गया तो हमारी इन ऐतिहासिक इमारतों के डूब जाने का खतरा सबसे ज्यादा है और आप लोग इस अनमोल विरासत से वंचित हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा और सहायक नदियों से बना है, वो भी खतरे में है। यहाँ का लोचाहारा टापू समुद्र में पूरी तरह डूब चुका है। सुंदरवन, जो अलग अलग किस्मों के पेड़ पौधों, दुर्लभ जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है, वो इस खतरे की चपेट में आ गया है। और यहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर्स भी जलवायु परिवर्तन के असर को झेल रहे हैं। उनके रहने की जगह टाइगर रिजर्वायर का 5वां हिस्सा पहले ही डूब चुका है, जिसकी वजह से हमारे देश की राष्ट्रीय जानवर को लुप्त होने में वक्त नहीं लगेगा। डूबते जा रहे समुद्री किनारे मैंग्रोव वनस्पति के लिए भी गंभीर खतरा है। जहां पानी के बाहर की जिंदगी के खतरे की बात हो रही है, वहीं इसके विपरीत पानी में रहने वाले जीव जंतु भी जलवायु परिवर्तन के असर को महसूस कर रही है। बढ़ता तापमान समुद्र की सतह में फैले मूंगा जंगलों के लिए खतरनाक साबित होगा। मूंगा यानी कोरल एक सुंदर समुद्री जीव है, जिसके समुद्र में होने से समुद्र के भीतरी पर्यावरण के सही होने का अनुमान बखूबी लगाया जा सकता है। कोरल रीफ समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं का घर है, जो कि देखने में पौधे जैसे लगते हैं। धरती के ऊपर के पौधे से बिल्कुल अलग सुंदर पौधे, लेकिन पानी के अंदर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अनियमित तापमान और प्रदूषण समुद्री सतह के जंगल में कहे जाने वाले कोरल्स और बाकी सभी जीव जंतुओं के लिए एक खतरा है। ये समुद्र के लिए अच्छा नहीं होगा। धरती पर आ रहे इस बदलाव से कितनी चीजें बदल रही हैं। आने वाले वक्त में संसार अनाज और खाने वाली चीजों की किल्लत को भुगत रहा होगा। इस गर्मी को केवल आप ही नहीं महसूस कर रहे, बल्कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग और वहां की वनस्पति पर भी इसका असर पड़ रहा है। आप जानते हैं कि सेब जो कि छोटी और निचली पहाड़ियों पर पाए जाते थे, जैसे कुल्लू, वो भी इस वातावरण के बदलाव से अब वहां नहीं उग पाते। अब सेब बड़ी और ऊंची पहाड़ियों पर ही पाए जाते हैं और सेब की पैदावार दिन प्रतिदिन कम हो रही है। इस बदलाव का असर पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानों पर भी पड़ा है। बारिश का पैटर्न बदल रहा है, जिससे धान की पैदावार पर असर होगा। क्लाइमेट चेंज का असर विनाशकारी होगा। मूसलाधार बारिश के मौके बढ़ते जाएंगे। मौसम का आना जाना और रुख अनिश्चित
दुनिया भर में तापमान बढ़ेगा, जौं का मौसम छोटा होता जाएगा। मौसमों में आने वाला ये बदलाव आपकी जिंदगी को सिरे से बदल देगा। क्या ये सब बातें आपको चिंतित नहीं कर रही? हालांकि जलवायु परिवर्तन को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसे धीमा और कम करने में आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपको बस अपने पर्यावरण को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाने की भी जरूरत है। आपकी पीढ़ी बिजली और यातायात सुविधाओं के बगैर रह नहीं सकती, लेकिन आप इनके उत्पादन के तरीके में बदलाव ला सकते हैं और इसके लिए आपकी पीढ़ी के हाथों में है विज्ञान की ताकत। जैसे चमकते सूरज से दिन में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए आप कर सकते हो। आपकी छत पर अगर सोलर पैनल लगा दिया जाए तो इसे पानी को भी गर्म किया जा सकता है। बहने वाली हवा में भी बहुत ऊर्जा होती है। ये बहती हुई हवा विंडमिल को घुमाती है, जिससे बिजली पैदा होती है और प्रदूषण भी नहीं फैलता। ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज हैं। इनके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के और भी कई साधन हैं, जैसे हाइडल पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, टाइडल पावर, जियोथर्मल पावर, वेव एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल इत्यादि। अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझें और अपने जीवन में इनका उपयोग करें तो आपको कितना लाभ हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये न सिर्फ बिजली बचाएगा, बल्कि आपके पैसे और पर्यावरण भी। आपके मोबाइल फोन, आईपॉड या ऐसे भी दूसरे बिजली के उपकरणों के चार्जर स्विच के स्टैंड बाय मोड में होने पर भी बिजली की खपत करते रहते हैं। इसीलिए इनके प्रयोग में ना होने पर इन्हें हमेशा बंद रखा करो और जब भी आप कमरा छोड़ो अपना टीवी, वीडियो प्लेयर, स्टीरियो और कंप्यूटर बंद करना मत भूलो। अपने एसी के थर्मोस्टेट को 2 डिग्री तक बढ़ा इस छोटे से कदम से आप हर साल 900 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की बचत कर सकते हैं। गाड़ियों के कम चलने का मतलब कम धुआं है, इसलिए बसों और रेलगाड़ियों को इस्तेमाल करें। कारपूल करें या साइकिल का इस्तेमाल करें और साइकिल से ही काम पर या स्कूल जाया करें। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कार क्षमता के हिसाब से चले। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कार के टायर में हवा संतुलित रहेगी तो माइलेज बढ़ जाएगा। तेल की हर बचाई गई बूंद न सिर्फ आपके बजट को बल्कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी काबू में रखेगी। छोटी दूरियों के लिए परिवहन का एक साधन कभी पुराना नहीं होगा, वो है पैदल चलना। पैदल चलने से आप भी तंदुरुस्त रहोगे। जितना कागज आप इस्तेमाल करते हैं उसका 90% पेड़ों से आता है। लगभग 4 करोड़ पेड़ हर साल किताबों, कागज इत्यादि बनाने के लिए काटे जाते हैं और ये संख्या बहुत ज्यादा है। क्लास में 30 बच्चों की औसत से हर बच्चे के 8 कॉपियों के बदले एक 60 फीट ऊंचा पेड़ काटा जाता है। हर हाल में कागज की बर्बादी रोकनी होगी। इससे नया कागज बनाने, उसके परिवर्तन और रिसाइकलिंग के दौरान पैदा होने वाला प्रदूषण और ऊर्जा के इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा। पेड़ों को बचाने के लिए चिट्ठी और पोस्टकार्ड लिखने के बजाय ईमेल करना बेहतर है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी जीवाणु इसे मिट्टी में नहीं मिला सकते। और जब प्लास्टिक को खत्म करने के लिए जलाया जाता है तो इससे बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं। अगर इसे यूं ही फेंक दिया जाए तो
तो इससे से बचाव हो सकते हैं। ये चलने वाले जानवरों के लिए भी हानिकारक है। ये सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि सब्जी या सामान खरीदने जाते वक्त कपड़े के थैले ले जाया करो और प्लास्टिक बैग में सामान लेने से मना करो। पानी बहुमूल्य है जिसे हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि जब पानी की जरूरत ना हो तो नल को बंद रखना ही अक्लमंदी है। ब्रश करते वक्त या फिर कार धोते समय जब तक जरूरत ना हो पानी ना चलाएं। पानी जीवन के लिए अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहने दें। क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ कितने एसी का काम करते हैं? पेड़ हरे ईंधन है और 24 घंटे वातावरण को साफ रखने के लिए काम करते हैं। आप अपने घर को ठंडा रखने के लिए उन जगहों पर पेड़ लगा सकते हो जहां सूरज की रोशनी पड़ती है। साथ ही ब्लाइंड्स या पर्दे खींचकर आप एयर कंडीशनर की जरूरत को बहुत हद तक कम कर सकते हो। डिसीडियस पेड़ सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इससे उन दिनों में जब आपको गर्मी की जरूरत होगी सूरज की किरणें आसानी से आप तक पहुंच पाएंगी, वो भी बिना खर्च बढ़े। और गर्मियों में ये पेड़ आपको एसी के फायदे देते रहेंगे और इस तरह आप सब मुझे हरा भरा भी रखेंगे। रोशनी के लिए बिजली के लैंप्स के बजाय कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स यानी CFL घरों में लगाओ। CFL सामान्य बल्ब के मुकाबले 1/4 बिजली की खपत करते हैं और उनसे 8 गुना ज्यादा टिकाऊ भी होते हैं। अब तो बाजार में नए LED बल्ब भी उपलब्ध हैं, जिससे बिजली की खपत कम होती है। LED की लाइफ CFL से ज्यादा है, जो 30,000 घंटे या उससे ज्यादा के लिए चल सकते हैं। इसलिए बिजली की बचत करने वाले और कम खपत करने वाले बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल से आप मेरी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों का इस्तेमाल करो। 2 से 10 गुना कम बिजली की खपत करने वाले उपकरण 1 से 5 स्टार रेटिंग के होते हैं। जिसके जितने ज्यादा स्टार होंगे वो उतना ही एनर्जी एफिशिएंट माना जाएगा। बहुत जरूरी ना हो तो नए की जगह रिसाइकल सामान खरीदो। इससे इस चीज के बनने में लगी ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो पाएगा। कागज, प्लास्टिक, अखबार और एल्युमिनियम प्लेट्स को रिसाइकिल करने की कोशिश करो। जब भी आप अपना नया घर बनाएं तो ग्रीन बिल्डिंग बनाएं जहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, ऊपरी मिट्टी या ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। ग्रीन बिल्डिंग सूरज की रोशनी की दिशा और पानी की बचत पर केंद्रित है। वर्षा का पानी हार्वेस्ट किया जाता है जिससे भूतल में पानी का स्तर बना रहे। घर भी इको फ्रेंडली रहेगा और बिजली की बचत भी करेगा। अगर आपने ऐसे कदम ना उठाए तो जलवायु परिवर्तन एक गंभीर खतरा है। सिर्फ आप इस खतरे को कम कर सकते हैं। सिर्फ आप। अगर अब भी होश ना आया तो हंसते फूलों को मुरझाने में देर नहीं लगेगी। हो सकता है कि कभी कुदरत भी भूल जाए कि कहीं दुनिया बसती थी।